अफ्रीका में मौसम का असर जानवरों पर किसी भी और कॉन्टिनेंट से ज्यादा पड़ता है। बारिश बरसाने वाले आसमान और बेशकीमती नमी पर निर्भर रहती है, जो हवा के जरिए अंदरूनी इलाकों तक पहुंचेंगी। लेकिन अफ्रीकन हवाएं दोस्त भी बन सकती हैं, दुश्मन भी। नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर से उठने वाली ताकतें अफ्रीकन आसमान पर कब्जे की लड़ाई लड़ती हैं। ये हवाएं नमी से भरी भी हो सकती हैं और बिल्कुल सूखी भी। दो अलग अलग ताकतों की ये खींचतान नीचे मौजूद जानवरों के लिए जिंदगी और मौत का फैसला कर सकती है। सब इस बात पर टिका है कि हवा इक्वेटर के किस तरफ से आ रही है। दक्षिण में एक ताकतवर वेदर सिस्टम दक्षिण अफ्रीका के तटीय इलाकों में बनना शुरू होता है। एंटार्क्टिका की ठंडी हवा से ताकत पाकर तेज हवाएं दक्षिणी महासागर के चारों तरफ घूमती हैं। इन्हें रोरिंग फोर्टीज कहा जाता है और ये दुनिया की सबसे ताकतवर समुद्री लहरें पैदा करती हैं। दक्षिणी महासागर की हवा का एक झोंका तट की तरफ तेजी से आता है, जो विशाल लहरों और जमा देने वाली ठंड को सीधे दक्षिणी अफ्रीका की ओर भेजता है। ये पतझड़ की पहली ठंडी लहर है और अब ये धरती के सबसे बड़े माइग्रेशंस में से एक को शुरू करने जा रही है। किनारे के करीब ये ठंडा झोंका पोषक तत्वों से भरे पानी को उथले इलाकों में धकेल देता है, जिससे एक प्रवासी प्रजाति को अपनी जगह से बहुत दूर निकलना पड़ता है। समंदर के शिकारियों की एक फौज जानती है कि मौसम की यह चाल उनके लिए फायदेमंद है। डॉल्फिन्स हमले को लीड करती हैं। उनके साथ शामिल होती है हवाई हमलावर पक्षियों की एक टुकड़ी। सबके दिमाग में बस एक चीज है, सार्डिन्स। करोड़ों की तादाद में। ठंडी दक्षिणी हवाएं अपने साथ ऐसी लहरें लाती हैं जिनमें एक खास ताकत होती है। ठंडा पानी ज्यादा ऑक्सीजन को थाम सकता है, मतलब ज्यादा जिंदगी और सार्डिन्स के लिए ज्यादा खाना। लेकिन अब मौसम की लहरों ने इन्हें तट से सटा दिया है। उथले पानी में ये आसान निशाना है। मछलियों को जिंदा रहने के लिए मिलकर काम करना होगा। इनमें से कई शार्क्स और डॉल्फिन्स को देख भी नहीं सकती जब वो इनके झुंड को चीरते हुए गुजरते हैं। लेकिन सार्डिन्स के पास एक अनोखी मछली वाली समझ होती है। वो अपने पड़ोसी की हरकत को महसूस कर सकती हैं और बिजली की रफ्तार से प्रतिक्रिया देती हैं। ये सारी मछलियां एक बड़े से शरीर की तरह हरकत करते हुए शिकारियों से बच निकलती हैं। उनके दुश्मन हर दिशा से आते जा रहे हैं। ऊपर से गैनेट्स पक्षियों के मिसाइल, जो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे गिरते हैं। ये एक खतरनाक करतब है, लेकिन इसमें जोखिम भी है। अगर एंट्री गलत हो जाए तो इनकी गर्दन तक टूट सकती है। लेकिन आखिरी पल में पंखों को समेटकर ये बिल्कुल भाले जैसे बन जाते हैं। अगर सब सही हुआ तो ये सतह से 10 मीटर नीचे की मछली भी पकड़ सकते हैं। नीचे से शार्क्स और डॉल्फिन्स हमला करते हैं।
अब सार्डिन्स अपने सबसे बड़े शिकारी के रहमो करम पर हैं। एक ब्रूडस व्हेल जो एक ही बार में सैकड़ों को निगल सकती है। सार्डिन्स के पास कोई चारा नहीं है, उन्हें लहरों के साथ ही चलना होगा। धरती पर मौजूद सबसे बड़ी जैविक भीड़ में से एक अब तेज हवाओं के साथ उत्तर की तरफ बढ़ रही है। जैसे जैसे ये बर्फीली लहरें अफ्रीका के दोनों समुद्री तटों पर ऊपर चढ़ती है, ये हवा में मौजूद नमी पर भी गहरा असर डालती है। ठंडी हवा पानी के अणुओं से उनकी ऊर्जा छीन लेती है, जिससे वो भाप की शक्ल में टिक नहीं पाते। हवा पूरी तरह सूख जाती है। अंदरूनी इलाकों से हवाएं रेत लेकर आती हैं, लेकिन जहां वो समंदर की ठंडी हवाओं से टकराती हैं, वहीं रुक जाती हैं और रेत को विशाल टीलों में गिरा देती हैं। 5 करोड़ साल से ज्यादा वक्त से बारिश से वंचित नामिब दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान है। इसके टीले करीब 2000 किलोमीटर तक फैले हैं। यहां शायद ही कोई पेड़ पौधा पाया जाता है। जो जानवर यहां जिंदा हैं, वो जरूर बेहद स्पेशल हैं। उनके पास आसमान से बचने के लिए बस रेत ही है। एक शवल स्नाउटेड लिजर्ड शिकार की तलाश में है। उसे 40 डिग्री की गर्म हवा से कोई परेशानी नहीं, लेकिन सूरज की किरणें उसके कदमों के नीचे की जमीन को भून रही है। रेत के कण 70 डिग्री तक गर्म हो सकती हैं, जो इंसानी चमड़ी को झुलसा देने के लिए काफी है। गर्मी से झुलसकर मरने से बचने के लिए इस लिजर्ड को जिंदगी की जंग नाचकर लड़नी पड़ती है। वो अपने पैर बारी बारी से जमीन से उठाता है ताकि हर पैर को कुछ सेकंड ठंडा होने का वक्त मिले। उसका पेट और पूंछ भी राहत चाहते हैं। जब गर्मी हद से ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो शिकार का इरादा छोड़ देता है। यहीं पर उसका फावड़े जैसा थूथन काम आता है। थोड़ा नीचे खोदते ही रेत 30 डिग्री तक ठंडी मिलती है। तट से सिर्फ 10 किलोमीटर अंदर बारिश शायद ही कभी होती है। एक ऑरिक्स का झुंड इस झुलसती गर्मी से बच नहीं सकता। यहां उनकी जिंदगी एक अनोखे बर्ताव और शरीर की बनावट के मेल पर टिकी है। उनकी नाक के अंदर की नसें गर्मी को बाहर निकालने में बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन नथुनों को गीला रखना जरूरी है। लार इसमें मदद करती है। पसीना बहाना इनके लिए बहुत महंगा सौदा होगा। इसके बजाय उनके शरीर दिन के वक्त ज्यादा तापमान पर काम करने के काबिल होते हैं। ऑरिक्स का खून 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बहता है। वो रेगिस्तानी घास से जितनी हो सके उतनी नमी निकालते हैं। यहां तक कि कीचड़ का एक निवाला भी थोड़ी नमी दे देता है। लेकिन जब आसमान में बरसात का नामो निशान नहीं हो, तो नामीबियन ऑरिक्स हमेशा जिंदगी और मौत की दहलीज पर ही रहेगा।
जैसे जैसे ये दक्षिणी हवाएं अंदर की तरफ बढ़ती हैं, वैसे वैसे उन्हें ऊपर की तरफ धकेला जाता है। ये है कालाहारी डेजर्ट, जो समुद्र तट से 1 किलोमीटर ऊंचा है। यहां आमतौर पर हर साल कुछ बारिश होती है, लेकिन एल नीनो वेदर सिस्टम ने सदर्न अफ्रीका को बारिश से वंचित कर रखा है। इस हिस्से में पिछले 7 महीने से बारिश एक भी बूंद नहीं गिरी है, जिससे हरियाली इतनी सूखी हो गई है कि नमी दे नहीं सकती। मीरकैट्स के इस झुंड को अब पानी किसी और जगह ढूंढना होगा। बिच्छू तेज धूप से बचने के लिए छुपते हैं। मीरकैट के लिए ये एक रसीला शिकार है। उन पर बिच्छू का जहर असर नहीं करता। मीरकैट्स आसमान से बचने के लिए जमीन के नीचे बने बिलों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब कालाहारी सूरज की तपिश में झुलस रहा हो, तब झुंड को खाना ढूंढने के लिए फैलना पड़ता है। ये एक जोखिम भरी स्ट्रैटेजी है। सबको खाना मिले, इसके लिए उन्हें निगरानी की जिम्मेदारी और बच्चों की देखभाल बारी बारी से करनी पड़ती है। तेज धूप उन्हें खतरे को दूर से देखने में मदद करती है, लेकिन यही गर्मी उनके दुश्मनों के लिए भी फायदे की चीज है। एक केप कोबरा, ठंडे खून वाला ये सांप तभी शिकार करता है जब सूरज की रोशनी से उसका शरीर गर्म हो जाए। सांप को बिलों में चलने फिरने में कोई परेशानी नहीं होती और छोटे मीरकैट्स इसका पसंदीदा शिकार होते हैं। वो एक साथ पूरा का पूरा बच्चा निगल सकता है। झुंड बिखरा हुआ है और बच्चे अकेले घूम रहे हैं। लेकिन चेतावनी की एक आवाज ही काफी होती है। मीरकैट्स तुरंत हरकत में आ जाते हैं। केप कोबरा अफ्रीका के सबसे खतरनाक सांपों में से एक है। इसका जहर तेज और जानलेवा होता है। बहुत से मीरकैट्स सांप के डसने से मर जाते हैं। केप कोबरा तेज और फुर्तीला होता है और बिजली जैसी रफ्तार से वार कर सकता है। मीरकैट्स के बचाव की एक ही उम्मीद है, मिलकर हमला करना। अब सांप को छुपकर हमला करने वाला फायदा खत्म हो गया है। उसके पास शिकार करने के लिए सिर्फ तब तक एनर्जी रहेगी जब तक सूरज आसमान में रहेगा। अब इसे कोई आसान निशाना ढूंढना होगा। सूखी दक्षिणी हवाएं अब 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा अंदर तक पहुंच चुकी हैं। ये दक्षिणी अफ्रीका के तट पर सबसे पहले आने वाली आंधी की तुलना में कम शक्तिशाली है, लेकिन इन हवाओं ने जमीन से नमी को सोख लिया है, जिससे उनके लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं जो ताजे पानी पर जीते हैं। हिप्पोज अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा नदियों और झीलों में डूबे हुए बिताते हैं। इनकी चमड़ी बहुत नाजुक होती है और सूरज से झुलस सकती है, इसलिए इन्हें एक साथ भीड़ में रहना पड़ता है। ये तैर नहीं सकते, ना ही पानी पर फ्लोट हो सकते हैं, इसलिए पानी की गहराई बिल्कुल सही होनी चाहिए। इतनी उथली कि इनके पैर जमीन तक पहुंचे और इतनी गहरी कि पीठ पानी में ढकी रहे। ज्यादातर झुंडों पर एक ताकतवर नर का कब्जा होता है।
मादाओं और कमजोर नरों को कम जगह होने पर एक दूसरे से टकराते हुए भी रहना पड़ता है। जैसे जैसे इनका पानी का इलाका सिकुड़ता है, नए नर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। अगर वो धूप से दूर नहीं हुए तो मर जाएंगे। जब तालाब भर जाता है तो तनाव बढ़ता है। एक जवान नर ठंडा होने के लिए छटपटा रहा है। लेकिन मुखिया तय करता है कि वो भीड़ बढ़ा रहा है। माएं अपने बच्चों को लड़ाई से दूर ले जाती हैं, लेकिन ये छोटे बच्चे ज्यादा देर सीधी धूप में जिंदा नहीं रह सकते। हिप्पोज ही अकेले जीव नहीं हैं जिन पर क्लाइमेट चेंज का असर हो रहा है। पूरे दक्षिणी अफ्रीका में सूखे का मौसम और ज्यादा सख्त होता जा रहा है और बारिश के बीच का वक्त लंबा होता जा रहा है। नॉर्दर्न बोत्सवाना में भैंसों का एक झुंड पानी की तलाश में है। आज ये पानी ढूंढने के लिए 20 किलोमीटर से ज्यादा चल चुके हैं। एल नीनो वाले सालों में इनकी तादाद बहुत तेजी से कम होती है। शिकारियों के लिए सूखे का वक्त दावत उड़ाने का होता है। शेर कमजोर और धीरे चलने वालों को पहचान लेते हैं। कल रात किया भैंस का शिकार आज पूरे झुंड को व्यस्त रखेगा। वो अकेले नहीं है जिनकी खाने पर नजर है। अफ्रीका की सबसे मौका परस्त जानवर गीदड़ जानते हैं कि उन्हें अपनी बारी का इंतजार करना है। जब दिन की तपिश कम होती है और पेट भरा हुआ होता है, शाम के ठंडे वक्त कुछ शेर खेलने में लग जाते हैं। सूरज डूबते ही गर्मी से राहत मिलती है। तापमान 20 डिग्री तक गिर जाता है। कुछ जानवरों के लिए यह सूखा बर्दाश्त से बाहर है। अब वक्त आ गया है कि बारिश की तलाश में निकला जाए। एक लंबा सफर जो उन्हें सैकड़ों किलोमीटर उत्तर की तरफ ले जा सकता है। दूसरों के लिए यह लंबा सूखा एक मौका है। गिद्ध अपनी जगह पर डटे हुए हैं। इनकी नजर उन पर है जो इस सूखे से बच नहीं पाए। अगर वो अपने प्रतिद्वंदियों से पहले उन तक पहुंच सके तो। ये परिंदे सुबह जल्दी उठने के आदी नहीं हैं। जब तक सुबह ठंडी है, उनके पास उड़ने की ताकत नहीं होती। लेकिन उन्हें शिकार दिखने का कोई मौका आसमान से ही मिल सकता है। अब बस इंतजार है कुदरत के कुछ करिश्मे का। जैसे ही उसकी किरणें जमीन को छूती हैं, धरती उस गर्मी को सोख कर फिर छोड़ती है। गर्म हवा की लहरें ठंडी हवा के बीच ऊपर की तरफ घूमती हैं और धूल भरी गोल आंधियां बन जाती हैं। एक 3 मीटर चौड़े पंखों वाले परिंदे के लिए यही वो हवा है जिसकी उसे जरूरत है।
ये गर्म हवा ऊपर उठती जाती है, जैसे कोई अदृश्य लिफ्ट हो, और उन्हें 1 किलोमीटर ऊपर आसमान में ले जाती है। एक अच्छी शुरुआत, लेकिन गिद्धों को बहुत दूरी तय करनी है। गीदड़ पास आ रहे हैं। उनसे आगे निकलने के लिए गिद्धों को अपनी दिशा बदलनी पड़ेगी। हवा की एक लहर से अलग होकर वो दूसरी की तरफ फिसलते हैं। नई लहर को कम ऊंचाई पर पकड़ते हुए वो उस नई हवा की लहर में वापस ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। इससे एनर्जी की बचत होती है, जो लाखों स्क्वायर किलोमीटर कवर करने का बेहद शानदार तरीका है। लेकिन वक्त की कमी है। ये रही वो चीज जिसकी उन्हें तलाश थी। गीदड़ों ने अपना मौका लपक लिया है, लेकिन ये लाश ज्यादा देर तक उनके पास नहीं रहेगी। गिद्ध बड़े होते हैं, लेकिन उनके पास न पंजे होते हैं न बाज जैसी हथियारी प्रवृत्ति। आमने सामने की लड़ाई में एक गीदड़ उन्हें दूर रख सकता है, लेकिन और बड़े मुर्दाखोर आसमान से नीचे उतर रहे हैं। लूट की लड़ाई में अब ये नंबर्स का खेल है। आखिरकार पलड़ा पलट जाता है। अब यहां गिद्धों का राज है। और एक निवाला भी जाया नहीं होता। जब खाना पच जाता है और फिर से भूख लगती है, तो ये परिंदे फिर से हवाओं की सवारी करने को तैयार हो जाते हैं। अफ्रीका के बीचों बीच एल नीनियो के 12 महीने लंबे सूखे की मार ने जमीन को झुलसा दिया है। ज़ाम्बिया के लुआंगवा मैदानों में ऊंचे पेड़ पौधे भी सूख कर भूसे जैसे हो गए हैं। एक मादा तेंदुए के लिए छुपने की बहुत कम जगह बची है। एक छिपकर वार करने वाली स्पेशलिस्ट को इन सूखे हालात में किसी नई स्ट्रेटजी की जरूरत पड़ेगी। मगर इस लंबे सूखे मौसम ने उसका एक फायदा भी किया है। उन जानवरों के खाने के लिए घास कम हो गई है जिनका वो शिकार करती हैं, और छोटी नदी भी अब सूख चुकी है। इम्पाला को थोड़ी सी बची हरी घास के लिए खाई में जाने पर मजबूर होना पड़ता है। उसका शिकार उससे ज्यादा तेज दौड़ सकता है, और वो लोग हर तरफ अच्छी नजर रखते हैं। कामयाब हमला करने के लिए उसे बहुत करीब पहुंचना होगा। मगर तेंदुआ पूरे अफ्रीका में सबसे ज्यादा हालात के मुताबिक ढल जाने वाला शिकारी है। उसके पास सूखे मौसम के लिए एक चाल है, और वो इस सूखी जमीन का ही फायदा उठाएगी। नदी के अंदर झुककर चलते हुए वो झुंड के बिल्कुल बीच तक पहुंच जाती है। सिर्फ नदी के किनारे पर ही थोड़ी सी नमी बची हुई है। इम्पाला के लिए ये एक जुआ है। मगर सूखे में खाना ढूंढना है तो रिस्क लेना ही पड़ेगा।
तेंदुए की सूखे मौसम वाली चाल काम कर गई। मगर अब उसे सब्र रखना होगा। जब तक आसमान साफ है, उसे इस जगह का दोबारा इस्तेमाल करना पड़ेगा। आखिरकार भीड़ कम हो जाती है। अब वक्त है खाना खाने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढने का। एक छायादार पेड़, इसी तरह की हिफाजत की उसे तलाश थी। ये उसके शिकार को धूप से भी बचाएगा और गिद्धों की नजर से भी। कुछ जानवरों के लिए बारिश का इंतजार बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। हाथियों का एक बड़ा कुनबा पानी के बिना ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। इस झुंड की मादा मुखिया को रोज 70 लीटर से ज्यादा पानी चाहिए। अगर जल्द ही पानी नहीं मिला तो वो अपने बच्चे के लिए दूध नहीं बना पाएगी। वो बच्चा सिर्फ 1 साल का है और उसने इससे पहले ऐसा सूखा कभी नहीं देखा। अस्सी किलोमीटर की इस पैदल यात्रा में न सिर्फ दमखम का इम्तिहान होगा, बल्कि सूरज की क्रूर मार भी झेलनी पड़ेगी। पूरे झुंड को प्यास लगी है। सबकी निगाहें मादा मुखिया पर हैं। मगर वो भी किसी इशारे का इंतजार कर रही है। एल नीनियो जहां अफ्रीका के दक्षिण को झुलसा रहा है, वहीं इसने उत्तर पूर्व की तरफ ज्यादा नमी जमा कर दी है। एक तूफान बन रहा है। बिजली की चमक आसमान को चीर देती है। हवा एक झटके में फैलती है। सूरज की सतह से 5 गुना ज्यादा गर्म। नतीजा, एक शॉकवेव पैदा होती है। लो फ्रीक्वेंसी की गड़गड़ाहट धरती के अंदर तक फैलती है। मादा मुखिया अपने पैरों को जमीन पर दबाती है। वो पैरों से भी सुन सकती है। 200 किलोमीटर दूर से आया एक जलजले जैसा पैगाम। तूफान और पानी उसी तरफ है। जिस मौसम की उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, वो उत्तर दिशा से आ रहा है। अफ्रीका के दक्षिणी किनारों पर जहां समंदर का पानी ठंडा है, वहीं हिंद महासागर गर्म है। नमी भाप बनकर ऊपर की हवा में उड़ जाती है। तापमान और ह्यूमिडिटी दोनों बढ़ते हैं। ट्रेड विंड्स उस नमी को जमीन के अंदर की तरफ धकेलती हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की एक सौगात। इस दूर की बारिश का वादा और भी जानवरों को खींच लाया है। उनको पता है कि जिंदा रहने की उम्मीदें अब उन आसमानों पर टिकी हैं जो उत्तर में 400 किलोमीटर दूर हैं। 10 लाख से ज्यादा विल्ड बीस्ट लाखों ज़ेब्रा और हिरणों के साथ मिलकर निकल पड़ते हैं। धरती का सबसे बड़ा माइग्रेशन जो हर साल नए चारागाहों की तलाश में चलता रहता है। और उनकी मंजिल सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि ईस्ट अफ्रीका में बारिश कहां हो रही है। एल नीनियो के साल में जितना ज्यादा उत्तर की तरफ जाओ, उतनी ज्यादा बारिश मिलेगी।
मगर इन जानवरों और हरी घास के बीच खड़ी है एक डरावनी चुनौती। इन झुंडों के सामने एक मुश्किल फैसला है। मगरमच्छों से भरी पड़ी नदी में आगे बढ़ो या पीछे सूखी जमीन पर भूखे मर जाओ। नाइल क्रोकोडाइल्स अफ्रीका के सबसे बड़े मगरमच्छ। बड़े नर एक विल्डबीस्ट से 3 गुना भारी होते हैं। वो भी मौसम की चाल पहचानते हैं। इस बार बारिश ज्यादा हुई है। नदी का नक्शा ही बदल गया है। यहां तक कि तजुर्बेकार विल्डबीस्ट भी सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं कि किस पॉइंट से नदी पार करना सही रहेगा। लाइन टूटती है, भगदड़ मच जाती है। इस अफरा तफरी में मगरमच्छों को देखना नामुमकिन है। जैसे ही विल्डबीस्ट पत्थरों वाले किनारे तक पहुंचते हैं, मगरमच्छ झपट्टा मारते हैं। ये विशाल जीव एक वक्त में सिर्फ एक शिकार पकड़ सकते हैं। भगदड़ वाली चाल की बदौलत ज्यादातर विल्डबीस्ट बच जाते हैं। इस बार नदी गहरी है। ये साफ सबूत है कि उत्तर में बारिश शुरू हो चुकी है। बहाव तेज है, बहुतों को संभलने का वक्त भी नहीं मिलता। हर साल मारा नदी पार करते वक्त 6000 से ज्यादा विल्डबीस्ट मारे जाते हैं। ज्यादातर की मौत डूबने से होती है, मगर उनकी कुर्बानी नदी के पूरे इकोसिस्टम को जिंदा रखती है। और गिद्ध भी पहुंच चुके हैं। विल्डबीस्ट की सड़ी हुई लाशें इस जमीन को कई सालों तक पोषण देती रहेंगी। जो बच गए उनके लिए यही उनकी मंजिल है। उनके पीछे अफ्रीका की दक्षिणी हवाएं बहुत कम नमी लेकर आई हैं, मगर अब लगभग इक्वेटर पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से चलकर एक अलग किस्म का आसमान आ गया है। आखिरकार वो सुगंध आ गई जिसका हाथियों की मादा मुखिया को इंतजार था। पानी। एक आखिरी सफर मंजिल की तरफ। अफ्रीका की सबसे बड़ी प्यास आखिर बुझ गई। अब पूरे कुनबे के लिए पानी पीने और ठंडक पाने का मौका है।
भर कर बहती नदियां इस बात का इशारा है कि दूर आसमानों में क्या हो रहा है। घने बादल इथियोपिया की पहाड़ियों की तरफ बढ़ रहे हैं। जिलाडा बबून्स कभी ताकतवर रहे खानदान के आखिरी वारिस हैं। अब उनका अस्तित्व ठंडक पर और उन ट्रेड विंड्स पर निर्भर करता है जो हिंद महासागर से नमी लेकर आती हैं। मगर हजारों सालों में ये कॉन्टिनेंट धीरे धीरे गर्म और सूखा होता गया है। वो प्रोटीन से भरी घास जिन पर इनकी जिंदगी चलती है अब गायब होती जा रही है। अफ्रीका के बहुत कम हिस्से अब ठंडे रह गए हैं। जिलाडा का आखिरी सहारा अब इथियोपिया के एल्पाइन घास के मैदान हैं। यहाँ की चोटियां समंदर की सतह से 4000 मीटर से ऊपर हैं, इतनी ऊंचाई कि बादलों को रोक सकें। साल भर चराई के लिए आदर्श हालात, मगर इतनी ऊंचाई पर मौसम भी बेहद सख्त हो जाता है। जब उत्तर पूर्व से बारिश पहुंचती है तो तापमान गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। जिलाडा के पास अब बस एक ही चारा है, एक दूसरे से चिपक कर गर्मी बचाना। ये छोटी सी कीमत है उस पानी के लिए जो इनकी एल्पाइन घासों को जिंदा रखता है। बारिश ने अपने आने के एक हफ्ते के अंदर ही अफ्रीका के ईस्टर्न सवानास की शक्ल ही बदल दी है। केन्या के मैदानों पर ताजी घास का मतलब है ढेर सारे बीज, वही ईंधन जो एक नर विडो बर्ड को सुपरचार्ज करने के लिए चाहिए। ज्यादा पोषण से उनमें सेक्स हार्मोन की बाढ़ आ जाती है। अब प्रजनन के चरम मौसम में उसका कोट चमकदार काला है और उसकी पूंछ के पंख 20 सेंटीमीटर लंबे हो गए हैं। उड़ान के लिए ये भारी होते हैं तो इन्हें अपने साथ लेकर चलना ही ताकत की निशानी है। मादा विडो बर्ड्स बहुत चूजी होती हैं। बच्चे की परवरिश उसे अकेले करनी है तो जोड़ीदार बहुत सोच समझकर चुनना होगा। जैक्सन्स विडो बर्ड के लिए एक और तरीका होता है जिससे वो नर की ताकत का अंदाजा लगा सके, मगर ये तभी मुमकिन है जब घास लंबी और हरी हो। नर एक जमीन का टुकड़ा दिखा रहा है जैसे किसी प्रॉपर्टी का इश्तिहार कर रहा हो। उसने घास नोचकर एक डोनट जैसी जगह बनाई है। ये घोंसला नहीं है बल्कि एक होशियारी से सजाया गया परफॉर्मेंस स्टेज है। बारिशों के सीजन में नर ओवरटाइम करते हैं। वो सबसे साफ सुथरा लॉन रखने की होड़ में लगे रहते हैं। इस साल एल नीनियो की वजह से घास और भी मोटी हो गई है। नर के लिए ये एक चुनौती है, लेकिन एक नखरेबाज सिंगल मादा के लिए ये नर को परखने का सही पैमाना है। जल्द ही बारिश गुजर जाएगी और ये घास के मैदान फिर अफ्रीका की धूप में सूख जाएंगे। अभी के लिए मादा इन्हें काम पर लगाए हुए हैं। अब नॉर्दर्न वेदर सिस्टम पूरी ताकत से काम कर रहा है। ईस्ट अफ्रीका में हर तरफ बारिश हो रही है। झुंडों ने अपने माइग्रेशन का वक्त बिल्कुल सही चुना है।
घास लंबी है और हरी भी। थके हुए खाना बदोशों का स्वागत बारिश की बूंदें करती हैं। लंबे सफर के बाद एक जरूरी राहत। मगर अब भी जिंदगी में कोई आराम नहीं है। उत्तर के मैदानों में भी शेर मौजूद है और ये झुंड बेसब्री से इनका इंतजार कर रहा है। इन शेरों ने अपने बच्चों के जन्म का वक्त भी इन्हीं ताजा शिकारों के आगमन के साथ मिलाकर रखा है। मूसलाधार बारिश से उनकी भूख में कोई कमी नहीं आती, मगर अब खेल थोड़ा बराबरी पर है। अब विल्डबीस्ट भरपेट खा चुके हैं और उनमें इस वक्त भरपूर ताकत है। गीली जमीन पर शिकार पकड़ने के लिए शेरनी को ज्यादा मेहनत करनी होगी। उसे अपनी पूरी काबिलियत लगानी पड़ेगी। ये उसके पूरे झुंड के लिए एक दावत है। ईस्ट अफ्रीका के शेरों के लिए बारिश एक सौदा लेकर आई है। उनका शिकार तंदुरुस्त है और उसे पकड़ना मुश्किल हो गया है, मगर जब तक ग्रेट माइग्रेशन चल रहा है उनके पास चुनने के लिए बहुत कुछ है। पूरे महाद्वीप में तमाम जानवर दूर दूर से आने वाली हवाओं से प्रभावित होते हैं, चाहे दक्षिण से आने वाली सूखी हवा हो या उत्तर से आने वाली नम हवा। शिकारी और मुर्दाखोर, दोस्त और दुश्मन, या फिर हो बिना थके चलने वाले मुसाफिर, इन सभी का एक समान दायरा है और वो है अफ्रीका के वाइल्ड स्काई के बदलते इशारों पर चलना। हमारी धरती के ऊपर जो आसमान है वो कभी भी थमता नहीं है। तेज हवाएं, लगातार बारिशें और बर्फीले तूफान हमारी धरती के साथ मिला। ये उसके पूरे झुंड के लिए एक दावत है। बहुत कुछ है। पूरे महाद्वीप में तमाम जानवर दूर दूर से आने वाली हवाओं से प्रभावित होते हैं, चाहे दक्षिण से आने वाली सूखी हवा हो या उत्तर से आने वाली नम हवा। शिकारी और मुर्दाखोर, दोस्त और दुश्मन, या फिर हो बिना थके चलने वाले मुसाफिर, इन सभी का एक समान दायरा है और वो है अफ्रीका के वाइल्ड स्काई के बदलते इशारों पर चलना। बिना थके चलने वाली नम हवा। शिकारी और मुर्दाखोर, दोस्त और दुश्मन, या फिर हो बिना थके चलने वाले मुसाफिर, इन सभी का एक समान दायरा है और वो है अफ्रीका के वाइल्ड स्काई के बदलते इशारों पर चलना।